सबसे पहले आप एक बार मुस्कुरा दीजिए। सब एक बार आप मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी नहीं है, बस जीवन में खुशी है। खुशी जीवन में उतना चढ़ाव उतार इतना आता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हरदम आप जो है ना मुस्कुराते रहिए, हरदम यानी क्या, हमेशा हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। बस यही जिंदगी का सिद्धांत है, यही जिंदगी का सिद्धांत है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो हम आपको इस वीडियो में जो क्लास 10th का तो जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र बुक है, उसका जो माइन जो सब्जेक्टिव है, माइन जो सब्जेक्टिव है, और जो वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की अधिक संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है, और जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, उसको हम पूरा निचोड़ हम आपको देंगे। पूरी निचोड़ हम आपको देंगे। पूरा हम एनालिसिस किए, उसके बाद हम आपको इस वीडियो में पूरी देंगे। तो इस वीडियो को आप आराम से कहीं पर रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, और शांतिपूर्ण तरीकों से आप देखिए इस वीडियो को। एकदम बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा बताएंगे कि आप कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, कभी भी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ऐसा एकदम आसान भाषा में हम आपको देंगे। तब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम यह जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या है। अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या है। यहाँ पर हम अर्थशास्त्र लिखे हैं, यहाँ पर हम अर्थशास्त्र लिखे हुए हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में पहली बात अंतर होता है। पहली बात, एक ही नहीं रहता है, इसमें अंतर होता है। इसलिए हम जानबूझकर हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, अर्थशास्त्र लिखे हुए हैं। लेकिन आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, अर्थशास्त्र जो है ना, ये 9th में आता है। अर्थशास्त्र 9th में आता है, लेकिन जो 10th आता है, 10th क्लास में अर्थशास्त्र नहीं होता है, अर्थव्यवस्था आता है। क्या आता है? अर्थव्यवस्था आता है। अर्थव्यवस्था आता है। पहली बात, क्लास 10th में अर्थशास्त्र नहीं आता है। अर्थशास्त्र जो है 9th में आता है, लेकिन अर्थव्यवस्था क्लास 10th में आता है। आप बोलेंगे इसमें अंतर क्या है? भाई इसमें अंतर क्या है? तो इसमें अंतर ये है कि अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थशास्त्र में जैसे मान लीजिए कोई भी खेत है, खेत में बहुत सारा मतलब क्रियाकलाप होता है। क्या क्या इसमें कठिनाइयां हैं, क्या क्या सुविधा है, क्या क्या इससे हम लोग को हानि होता है, इससे हम लोग क्या क्या उपजाते हैं। टोटल मतलब ओवरव्यू आपको हम समझाइए, तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है और इससे क्या हमें हानि मिलता है। इसमें हम अर्थशास्त्र में हम लोग यह जानते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में हम यह जानते हैं कि किसी भी देश हो या किसी भी गांव हो या किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो, उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज की जरूरत है, और क्या क्या चीज की आवश्यकता है, और कैसे पूर्ति किया जाना चाहिए किसी भी देश के लिए। किसी भी देश कितना आगे है, किसी भी देश कितना पीछे है, कैसे आंकड़ा लगा सकते हैं, यह हमें अर्थव्यवस्था में देखने के लिए मिलता है। पहली बात, यह हमें अर्थव्यवस्था में देखने के लिए मिलता है। यानी कोई भी देश कितना आगे हो रहा है, कोई भी देश कितना पीछे आ रहा है, हमारा देश की स्थिति क्या है, हमारा क्षेत्र का स्थिति क्या है, अच्छा है कि बुरा है, क्या है, कैसे पता लगाया जाता है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था में पता लगा पाते हैं कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश के लिए यह वरदान साबित होता है अर्थव्यवस्था। समझे ना? हाँ, समझ गए। सिंपल फंडा में ये जो है ना, ये इस पर ही देश टिका हुआ है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर ही देश टिका हुआ है। कोई भी देश देख लीजिए, कोई भी देश जो है ना, वह अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। अब दूसरी बात, थोड़ा बेसिक पहले जान लेते हैं, उसके बाद जान लेंगे। देखो, जानकारी रहना बहुत अच्छी बात है। आप मान लीजिए टॉपर बन गए, आप गए इंटरव्यू में गए, आप इंटरव्यू में पूछ दिया कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था का जन्मदाता क्या है। हम परिभाषा नहीं सुनना चाहते हैं, आप ऐसा लॉजिक बताइए, आप ऐसा एक शॉर्टकट बताइए जिससे हम समझ पाए। तो आप यही बोलेंगे जिससे अब वह व्यक्ति ऐसा समझेगा कि इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है। यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बता दिए। दूसरी बात अर्थव्यवस्था जो है, इसका जन्मदाता कौन है? इसका जो जन्मदाता है वो क्या है? एडम स्मिथ है। क्या है? एडम स्मिथ है इसका जन्मदाता। क्या है? जन्मदाता है ना इसका, वो क्या है? एडम स्मिथ है।
अर्थव्यवस्था का जन्मदाता कौन है? तो क्या है? एडम स्मिथ है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्या इंपोर्टेंट नहीं है, क्या ये सब पहली बात आप जान लेते हैं एकदम। तो आप लोग खाना पीना खा लिया है ना? क्या आप बोले? नहीं खाना खाए हुए हैं, नहीं कुछ नहीं खाए हुए हैं। एग्जाम का टेंशन है बहुत ज़्यादा, एग्जाम का टेंशन है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। होता है, टेंशन होना भी चाहिए, टेंशन होना भी चाहिए। आप बोलेंगे क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? मान लीजिए आपको पेट में 2 दिन से खाया, मतलब मान लीजिए आप जो है ना भर दिन कुछ नहीं खाए हुए हैं, भर दिन कुछ नहीं खाए हुए हैं। आपको माता या पिता बोलेगा रात हो गया है, अब तो खा लो, अब तो खा लो, अब तो खा लो। आपको भूख ही नहीं रहेगा तो आप कैसे खा पाएंगे? रात में भी नहीं खा पाएंगे, रात में भी नहीं खा पाएंगे। इसीलिए टेंशन भी होना जरूरी है, सब कुछ होना जरूरी है। क्या तब इसमें देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई बात इसमें इम्पोर्टेंट है क्या? खाली आप लेक्चर मारते हैं। इस चैप्टर में आखिर इम्पोर्टेंट है क्या, वो जानने का आप प्रयास करेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात, अर्थव्यवस्था ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये भी आपका आपके एग्जाम में आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के सन रचना को लिखे 5 नंबर में आ सकता है। यह इंपॉर्टेंट है। 2012 ईस्वी में पूछा हुआ था यह सवाल। 2012 ईस्वी में यह सवाल पूछा हुआ था कि अर्थव्यवस्था की सन रचना को लिखे, अर्थव्यवस्था की सन रचना को लिखिए। तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? तो पहली बात क्या लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की 3 सन रचना होती है। कितना होते हैं? 3 सन रचना होती है। अर्थव्यवस्था के 3 सन रचना होती है। और तीसरी बात, पहला क्या होता है? पहला तो क्या प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र होता है, और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब क्या, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि का क्षेत्र आता है। क्यों आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत? नहीं, गलती बोल दी मैं माफी चाहता हूँ। मैंने प्राथमिक क्षेत्र को, मतलब क्या, हम रुक जाते हैं थोड़ा बीच में, माफ कीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र भी कहा जाता है, नहीं क्या, किसान का खेती भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र भी कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। समझे ना? हाँ, समझ गए क्या? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। आप लोग यह लिख दीजिएगा, और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। पहला में एग्जाम्पल क्या हो गया? पहला में एग्जाम्पल क्या हो, मतलब क्या, पहला में एग्जाम्पल क्या होगा? तो पहला में एग्जाम्पल ये होगा कि मतलब क्या, कृषि पशुपालन खेती हो गया। और दूसरा में क्या हो जाएगा? कंपनी हो जाएगा, कंपनी, बड़ा कंपनी हो जाएगा। और तीसरा में क्या हो जाएगा? टीचर, यानी क्या, सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा का क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो वकील आता है, डॉक्टर आता है, टीचर आता है, ये बहुत सारे आते हैं। तो आप यह सब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और ये तो हो गया 5 नंबर में, ये 5 नंबर हो गए। थोड़ा लंबा लिख लीजिएगा, नहीं शॉर्टकट लिख दीजिएगा तो नंबर कम हो जाएगा। थोड़ा उसी में, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसका ये एग्जाम्पल होता है, इसका ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। एकदम आप कैसे बनाएंगे? जैसे मान लिया आप ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा। और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र देकर डैश दीजिए, द्वितीय क्षेत्र देकर डैश दीजिए, तृतीय क्षेत्र लिखकर डैश दीजिए। इस ऐसे जो आप करेंगे तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे आप जो करेंगे तो आपको 5 नंबर कोई भी नहीं रोक पाएगा। तीसरी बात ये तो हो गया। अब क्या आता है? अब क्या इंपोर्टेंट है? तो यह भी इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। क्या राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? पहली बात, राष्ट्रीय आय आखिर होता क्या? राष्ट्रीय आय इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि राष्ट्रीय आय आखिर इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पर ही देश टिका हुआ है। आप बोलेंगे कैसे? देखो, प्रति व्यक्ति आय से हम देश, प्रति व्यक्ति आय से नहीं, मतलब क्या, प्रति व्यक्ति आय से हम देश की आंकड़ा तोल पाते हैं। देश की जो है ना आंकड़ा तोल पाते हैं। आप बोलेंगे कैसे? राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय जो है ना, यानी कि राष्ट्रीय जो इतना बड़ा है, कितना उपज हो रहा है,
और कितना जनता है ना, कितना जनता है उसको जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए, आंकड़ा निकल जाएगा कि देश घाटा में जा रहा है कि देश नफा में जा रहा है, घाटा में जा रहा है कि देश घाटा में जा रहा है। समझे ना? हाँ समझिए, क्या समझे? तो प्रति व्यक्ति आय से हम लोग यह आंकड़ा लगाते हैं कि किसी भी देश की स्थिति क्या है, किसी भी देश की स्थिति क्या है, वो बढ़ रहा है, विकास होते जा रहा है कि नीचे ही आ रहा है। जैसे बिहार क्या है, ऊपर कभी उठता नहीं है, नीचे ही जा रहा है। समझे ना? हाँ समझ गए। और ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। आखिर ये बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय तो समझ गए, प्रति व्यक्ति आय तो समझ गए कि राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल मिलता है या शेषफल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तीसरी बात है, ये तो हो गया प्रति व्यक्ति आय। अब आता है क्या, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय आखिर क्या होती है, राष्ट्रीय आय आखिर होता क्या है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, यानी किसी भी देश में, किसी भी देश में, कोई भी देश ले लीजिए, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, बिहार हो गया, कोई भी देश, यानी किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, मतलब क्या, एक वर्ष की, मतलब एक वर्ष बीत गए, मतलब शुद्ध आसान भाषा में, जैसे 2023 बीत गया, 2024 भी बीतने वाला है, तो एक वर्ष की अवधि में, यानी पिछले साल क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो इसका मतलब यही होता है कि एक वर्ष की अवधि में, तो एक वर्ष की अवधि में किसी भी देश की कुल उत्पादन और कुल सेवाओं के जो कुल मूल्य होता है उसको ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझे ना? हाँ समझ गए। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझे? हाँ समझ गए। और पहली बात, और क्या क्या अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब क्या इंपॉर्टेंट है, और यह भी इंपॉर्टेंट है, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोले? वस्तु विनिमय प्रणाली। आप बोलेंगे ऐसे ऐसे क्यों बताते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम आपको ओवरव्यू देते हैं। आपके पास इतना दिन से आप पढ़ते ही होंगे, ऐसा बात थोड़ी है ना है कि आप पढ़ते नहीं होंगे, आप बहुत पहले से पढ़ते ही होंगे, थोड़ा थोड़ा मना तो पढ़ते ही होंगे, तो आपको पता होगा, इसलिए हम आपको थोड़ा याद दिला देते हैं कि आपको याद रहेगा और आपको थोड़ा भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, इसलिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, बस बताने का, लिखने का नहीं, प्रयास कर रहे हैं। अब क्या, तो एक आता है बस लिखते ही है, क्योंकि परिभाषा मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए, हम तो आपको समझा ही देते हैं। क्या आता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, आखिर होता क्या है, यानी क्या, सिंपल भाषा में लेन देन के स्वरूप में जो वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है उसको ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझे ना? हाँ समझ गए। क्या समझे? तो लेन देन के स्वरूप में, क्या, लेन देन के स्वरूप में जो वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है उसको ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझे? हाँ समझ गए। और क्या, तो अब क्या, अब क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैश्वीकरण आखिर होता क्या है, तो वैश्वीकरण आखिर होता क्या है, वैश्वीकरण क्या बोले हम, वैश्वीकरण आखिर होता क्या है, वैश्वीकरण क्या होता है, किसी भी देश, यानी क्या, कोई अलग देश, जैसे आप भी जानते होंगे कि हमारा देश अगर घाटा में रहता है तो प्रधानमंत्री क्या करता है, किसी भी कोई भी देश जिसके साथ दोस्ती है उसको बोलता है हमारे देश में इस चीज का कमी है, आप दीजिए। जैसे हमारे देश में क्या है, धान गेहूं सब जो है ना बहुत ज्यादा होता है, किसान सब बहुत ज्यादा करता है, उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा करता है, इसकी वजह से जो धान की खेती जो है ना बहुत ज्यादा होती है, तो किसी भी देश में बेच भी सकता है। प्रधानमंत्री क्या बोलेगा कि हमारे देश में बहुत उपज हुआ है, इस बार अलग देश में बेच देते हैं, जैसे हमें मुनाफा मिले, यानी कि कोई भी एक देश से दूसरे देश व्यापार करना, एक देश से दूसरे देश में लेकर जाना, एक देश से दूसरे देश में लेकर जाना और व्यापार करना वैश्वीकरण कहलाता है। क्या? वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए। या एक देश से दूसरे देश में लेकर जाना और व्यापार करना वैश्वीकरण कहलाता है। अब आता है क्या,
सहकारिता आता है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्या, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आप क्या समझते हैं, ये भी आ सकता है 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है कि आर्थिक विकास आखिर होता क्या है। आर्थिक विकास आखिर होता क्या है, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास आखिर होता क्या है, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास यहाँ पे लिखते हैं क्या, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच नहीं सकते हैं, इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये सब है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर आर्थिक विकास आखिर होता क्या है, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास आखिर होता क्या है। आर्थिक आर्थिक विकास मतलब क्या होता है, यानी क्या, दीर्घकाल, दीर्घकाल, दीर्घकाल किसी वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उसको आर्थिक विकास कहता है। नहीं समझे, नहीं समझे, हम जो है ना, हम आपको समझाते हैं ना। आर्थिक विकास मतलब क्या होता है, यानी कोई भी देश एक ही वर्ष में, यानी कि रियल में जो है, रियल में जो है, यानी एकदम फालतू नहीं, फालतू नहीं ना, फेक बोलता है हमारे देश प्रधानमंत्री सब, जितने भी जो क्या राजनीतिक में रहता है, हम ये कर देंगे, हम पानी पानी सबको घर पहुंचाएंगे, हम ये सबके घर पहुंचाएंगे, अब मेरा देश इतना आगे हो गया है, इतना देश आगे हो गया है, इस सब सबको नौकरी देंगे, सबको नौकरी देंगे, सबको नौकरी देंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार देखा ही जाता है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यानी कि रियल में जो है, रियल में जो हमारा देश है, किसी भी देश रियल में, रियल स्थिति में जो है कितना वृद्धि होता भी है या वृद्धि नहीं होता है रियल में, तो वही आर्थिक विकास यह जानने का पूरा पूरी प्रयास करता है। आर्थिक विकास से हम जान पाते हैं, आर्थिक विकास से हम किसी भी देश जो रियल कंडीशन में है अंदाजा लगा पाता है। समझे, हाँ समझ गए, आर्थिक विकास समझे, क्या समझे, आर्थिक विकास हम क्या समझे, किसी भी देश की स्थिति रियल में क्या है और कैसे संभावना है कि यह वृद्धि होगा भी या नहीं होगा, यह हम इसे अंदाजा लगाते हैं। दीर्घकाल की वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उसको आर्थिक विकास कहता है। समझे, हाँ समझ गए, समझे, हाँ ये समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, हाँ समझ गए। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, हम आपको भी आय बताते हैं, एकदम फालतू का नहीं बताते हैं, फालतू का। मान लीजिए हमको ये सब कैसे पता है, क्या कैसे पता है, तो मान लीजिए हम भी क्लास 10 बहुत ज़्यादा नंबर लाए थे अपने गांव में, नंबर नहीं बताएंगे, अपने गांव में अपने स्कूल का टॉपर आए हम, अपने स्कूल और अपने गांव का हम टॉपर आए, अपने गांव और अपने स्कूल का टॉपर आए, इतना ही मान लीजिए। तो हमको पता है ना क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको हम बार बार रिविजन किए, बार बार रिविजन किए, हमको अभी तक वह याद है। इसलिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो भी आई है, वही हम आपको बता रहे हैं, कोई फालतू का नहीं बता रहे हैं हम आपको। समझे ना, हाँ समझ गए, समझे ना, हाँ समझ गए। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब भाई क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक आता है उपभोक्ता, 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, 5 नंबर में कितना, 5 नंबर में कितना, 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा उपभोक्ता। उपभोक्ता आखिर है क्या, उपभोक्ता आखिर है क्या, उपभोक्ता आखिर है क्या, उपभोक्ता क्या है। जैसे आप कोई भी दुकान जाते हैं ना, आप कोई भी जो मान लीजिए दुकान जाते हैं, कोई भी दुकान जाते हैं, कोई उल्टा पुल्टा सामान दे देते हैं आपको, उल्टा पुल्टा आपको सामान देते हैं और बोलता है कि हम दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा हम नहीं लेंगे, नहीं दोबारा हम नहीं लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे, जो करना है जो कर लो तुम, जो करना है जो कर लो तुम। एक नंबर आता है, एक नंबर आता है, ऐसा ही कुछ आता है, ऐसा ही कुछ रहता है यार, ऐसा ही कुछ रहता है नंबर, ऐसा ही कुछ नंबर रहता है, उस पर डायल कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए उपभोक्ता नंबर, ये दुकानदार हमारे साथ ये किया है और फिर सामान दोबारा नहीं लेता है, कुछ भी हो, छोटा से छोटा प्रॉब्लम क्यों ना हो, इसका डेट फैला है, सामान लिया है दोबारा ले नहीं रहा है। उपभोक्ता बहुत कुछ हमें सिखाता है और सतर्क रहना भी हमको सिखाता है। समझे ना, हाँ समझ गए। ये सब बहुत पहले, जैसे मान लीजिए सोना की दुकान में कोई क्या हॉलमार्क का सोना आता है, बहुत प्रकार का सोना आता है, तो सोना लेने के स्थान पर गलत सोना दे देता है, और जब आप घुराने जाएंगे तो आपको देगा नहीं, पहली बात आपको देगा नहीं। तो इसीलिए उपभोक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, जिससे हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का शिकायत हम लोग दर्ज कर सकते हैं उपभोक्ता नंबर पर, जिससे हमें हेल्प मतलब क्या मदद मिल सकता है। इसलिए उपभोक्ता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अदा निभाते हैं। इसलिए आपको 5 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की विशेषताएं को बताएं, उपभोक्ता की विशेषताएं को बताएं। आप लोग बहुत सारे, आपको एकदम माहिर तो है ही, माहिर तो माहिर एकदम माहिर, ओ माही ओ माही ओ माही, आप माही तो हैं ही,
तो आप यह सब आराम से कर पाएंगे। एकदम बहुत आसान है, बहुत आसान है। और बहुत है नहीं हमारे जैसे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी मोहल्ले में अगर अधिक दुकान हो, ये होता है, ये होता है, हो जाता है, हो जाता है। अब क्या इम्पोर्टेंट है, तो अब क्या इम्पोर्टेंट है, गरीबी। गरीबी 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 पर संक्षिप्त चित्रण करे या गरीबी पर संक्षिप्त वर्णन करे। ये भी 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। 5 नंबर में कितना, 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। 5 नंबर में क्या, तो गरीबी पर संक्षिप्त वर्णन करे। क्या, जैसे हमारे देश में किसी भी देश में नहीं, हमारे देश में है तो हमारे देश में ही बात लेंगे ना। क्या देखो, हमारे देश में क्या क्या है, आधारित संरचना का अभाव है। पहली बात तो आधारित संरचना का अभाव है। आप बोलेंगे कैसे अभाव है, कैसे अभाव है, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम आपको बताते हैं। पहली बात, किसी भी खेत में आप लोग देखे होंगे मोटर सही तरीका से खेती बाड़ी करना, सही तरीका से सही ढंग से खेती बाड़ी करना। स्कूल के बगल में बहुत सारा फील्ड होना, बच्चे को खिलाना और अपने हर एक क्षेत्र में हॉस्पिटल का होना, हर एक क्षेत्र में हॉस्पिटल का होना, चिकित्सा होना, हर चीज उपलब्ध होना, वही गरीबी रेखा को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने में बहुत भूमिका अदा करता है। आप भी सोच सकते हैं ना, अगर किसी भी क्षेत्र में या किसी भी मतलब क्षेत्र में कोई भी देश हो और उसके कोई भी क्षेत्र में अगर चिकित्सा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, खेलने की सुविधाएं, हर एक चीज का सुविधा है, खेती का सुविधा है, खेती में पानी सही ढंग से होता है, सही तरह के सिंचाई होता है और कैसे मतलब सही ढंग से कैसे सुचारू रूप से किया जाता है, नहीं पता होता है। इसलिए बस खाद लेते हैं, छिड़कते हैं, होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, फिर देते हैं, खाद देते हैं, फिर गेहूँ डालते हैं, फिर गेहूँ निकालते हैं, फिर धान रोपते हैं, फिर निकालते हैं, फिर खाद देते हैं। ऐसे सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे जो है ग्रामीण क्षेत्र यानी किसी भी क्षेत्र विकास करने की जगह पर विकास नहीं हो पाती है, विकास करने की जगह पर विकास भी नहीं हो पाता है। आप भी देखिए ना, आप भी देखिए, अभी कोई भी मान कोई भी परिवार है, परिवार कैसे अच्छा है, कोई परिवार कैसे अच्छा रहेगा, तो पहली बात तो उसके घर में कोई एक अच्छा इंसान हो जो कुछ भी गलत काम नहीं करता हो और वो दारू सब नहीं पीता हो, और क्या, तो वह अच्छा पैसा कमाता हो, उसके बाद वो थोड़ा हमारा घर सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन उसके पास मान लीजिए 5 परिवार हैं, मिला जुला कर 3 भाई 2 बहन या 2 भाई 3 बहन और माता पिता हैं, और बोलेगा उसके घर में पैसा का आमदनी नहीं है, तो वह विकास करेगा कि वह नीचे आएगा। आप भी सोच सकते हैं। इसलिए ऐसा कंडीशन क्षेत्र में भी होता है, देश में भी होता है, और यह हर जगह होता है। इसलिए देश की जो स्थिति है ना, इसके ही कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जड़ मजबूत कैसे होगा, किसी भी क्षेत्र से उसका जड़ मजबूत होगा, लेकिन उस पर ध्यान देता नहीं है। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये भी क्या गरीबी आपको 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। 5 नंबर आपको देखने को मिल सकता है कि गरीबी पर संक्षिप्त वर्णन लिखे, गरीबी पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये आपको देखने को मिल सकता है। आधारित संरचना का ये सब अभाव, ये भी गरीबी मतलब ये जो होता है, ये इसका मतलब ये होता है, ये देश में होना चाहिए। ये इससे हमारे किसान लोग गरीब हैं, इससे हम लोग गरीब हैं, इससे हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। इसका उपाय क्या है, इसका निदान क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, ये सब आप पॉइंट बना कर लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा। जितना नंबर रहेगा ना उतना फिक्स नंबर मिलेगा। बस आप जो है ना अच्छा से लिखिएगा, एकदम मतलब ऊट पटांग नहीं लिखिएगा, मतलब कि अच्छा राइटिंग होना चाहिए आपको। और क्या पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 5 का 5 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। आप जो चाहेंगे कि यहाँ पर शुरू किए, लिख रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है। आपको 3 से 4 नंबर आपको देखने को 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। और वही आप जो मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है डैश देंगे, इसका मतलब ये होता है डैश देंगे, इसका मतलब ये होता है डैश देंगे। उसके बाद जो आप लिखेंगे तो 5 का 5 नंबर आपको कोई नहीं रख सकता है। ये हो गया। अब क्या इंपॉर्टेंट है,
तो हम इतना जो हम कराइए, बस यही 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 एक आता है सहकारिता। सहकारिता 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 बोलेंगे यह क्या होता है? सहकारिता आखिर होता क्या है? सहकारिता सहकारिता क्या होती है? तो मान एक आप हमको मतलब क्या, हम आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग भी देखे होंगे गांव क्षेत्र में नहीं होता है, 10 रुपया लगाइए ना, 10 रुपया, 10 रुपया लगाइए ना, अहाँ के रुपया आयत, बर्तन सब आयत, बर्तन सब आयत। नहीं सुनिए छियै अहाँ? सुनिए हवे कि 10 रुपया लगाइए, 10 रुपया। अहूँ देखने मतलब बुक जो है बुक अहाँ पढ़ने हेबै तऽ अहाँके पता हैत। बुक अहाँ जे छै ने किताब जहाँ पढ़ने हेबै इकोनॉमिक्स के, तऽ अहाँके पता हैत कि ये गाँव में 10 रुपया से हम बहुते रुपया कमा लेबै। एगो ग्रुप नहीं, महिला सब छै की करे, एगो ग्रुप बनि जाइ छै, ग्रुप बनि जाइ छै, और सरकारो ओकरा सबके सुविधा दै छै जे कोनो भी अहाँ मतलब अहाँ जुट बना के महिला के जुट बना के अहाँ कोनो भी व्यापार चालू कए सकै छियै, और सरकार ओहिके लिए पूर्ति अहाँके कए देत। अहाँ देखैत हेबै कोनो भी क्षेत्र में या कोनो भी गाँव में अहाँ देखने हेबै कि बहुते गरीब छलै, बहुते गरीब छलै, लेकिन कोनो फंड मतलब कि फंड निकालने छै, किसी का फंड निकालने छै, तो छोटका मुर्गी का आने छै, छोटका मुर्गी के क्या, छोटका मुर्गी का आने छै, और बड़ा बना के भेज दै छै, बड़ा बना के भेज दै छै। ओहिसँ ओकरा बहुते इनकम मिलै छै, बहुते इनकम मिलै छै, पोसि पालि के बड़ा कए के फेर भेज दै छै, और छोटका आनै छै, ओकरा भरण पोषण करै छै, फेर भेज दै छै। बहुते गरीब छलै, लेकिन अते बड़का व्यापार कए नहि सकै छै, तऽ सरकारे एहि सबके फंड निकालै छै, बहुते लाभो मिलै छै। बहुत एहन दिमाग वाला होयके चाही। तऽ सहकारिता वएह होइ छै कि सहकारिता वएह होइ छै। एग्जाम्पल हम अहाँके समझा देलहुँ। अब की इम्पोर्टेंट छै, गैस वितरण होइए गेल, उपभोक्ता होइए गेल, स्वच्छता के समाधान होइए गेल, राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति होइए गेल, वस्तु विनिमय प्रणाली सब होइए गेल। इएह सब मायने छियै, इएह सब मायने छियै। अहाँ कहबै इएह सब मायने छियै, छै तऽ बहुते छै। अहाँ चाहबै ने तऽ पूरा किताबे पढ़ि लिअ, हैत पढ़ल। ई सब बहुते इम्पोर्टेंट छै। अहाँ उल्टा के देख लेबै, क्वेश्चन बैंक में देख लेबै, इएह सब रिपीट केने छै, बार रिपीट केने छै। एक बेर नहीं, 4 बेर नहीं, 5 बेर रिपीट केने छै, 5 बेर रिपीट केने छै। जे एग्जाम में तो इएह ने पढ़बै। नॉलेज के लिए की थी, नॉलेज के लिए हम अहाँके जब एग्जाम्पल में बतेलहुँ, कथी बतेलहुँ, नॉलेजे के लेल बतेलहुँ जे अहाँके यादो रहत। एग्जाम्पल वाला बेसी दिन तक याद रहै छै, नहीं रहै छै। एग्जाम्पल वाला बेसी दिन तक याद रहै छै, परिभाषा तो नहीं आता ही हेतै यार, नहीं यार आता ई होइके चाही। नहीं यार याद नहीं आबि रहल छै, याद नहीं आबै छै, नहीं याद नहीं आबै छै। एना अहाँके स्थिति भए जायत, क्या छै ने, किताबी याद नहीं करियौ, याद करबै ने एग्जाम में जेबै ने, एग्जाम में भाई अखने याद छलै रूम पर याद छलै, लेकिन यादे नहीं छै भाई। आपका ऐसा स्थिति हो जाएगा, वहां पर याद ही नहीं होगा, याद रहेगा फिलहाल के लिए। अभी याद आई, वहां पर लिख देंगे, आप पन्ना को फाड़ चीर को फेंक देंगे, जब आएगा ना सामने में, भगवान याद आ जाए, ऐसा स्थिति आ जाएगा। इसलिए अपना किताब बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, और ऐसा मतलब शब्द का कैसा शब्द लिखा हुआ है, कैसा शब्द लिखा जाता है, और कैसा शब्द का उपयोग किया जाता है, तो आपका अपने आप अनुभव हो जाएगा। अपने आप जितना आप बुक पढ़ेंगे, जितना आप किताब पढ़ेंगे, कितना शॉर्टकट कुछ नहीं है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, सिंपल फंडा, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, एकदम जी जान लगाकर हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क से ही आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे लास्ट में। इसलिए हार्ड वर्क कीजिए, बुक पढ़ेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा। याद नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन आपको अनुभव मिलेगा, कैसा शब्द है, कैसा लिखा जाता है, और कैसा बताया जाता है, और कैसे प्रश्न किया जाता है, और कैसे उत्तर किया जाता है। यह भी आपको बहुत कुछ अनुभव मिलेगा, और जानने का पूरी मौका मिलेगा। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट था, जो VVI था, VVI से भी MVVI था, वो हम आपको यहाँ पर बता दिए। तो आपको यह कैसा लगा वीडियो, बस कमेंट में लिख दीजिएगा, प्लीज, जिससे हमको पता लगेगा कि हम थोड़ा इम्प्रूव करें, कि और ज़्यादा इम्प्रूव करें, कि जल्दी इम्प्रूव करें, अपने आप पर हम काम करें, जिससे हम कुछ भी नहीं, आप बस कमेंट में लिखिएगा कि कैसा वीडियो था, कैसा नहीं था वीडियो। बस आपको दिल से धन्यवाद, दिल से नहीं, दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद।